सबको, और सबको रिक्वेस्ट है कि सब अपने को म्यूट रखें। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं वो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी से अपनी यात्रा क्यों शुरू करें, और जिन लोगों को वैदिक आती है वो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखें, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आज आपको मैं दूंगा। कि सॉफ्टवेयर पे केपी का चार्ट कैसे बनाया जाता है ये मैं समझाऊंगा, थोड़ा आइडिया मैं जोडियक सिस्टम का दूंगा, स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो नए हैं और जो जिनको वैदिक आती है उनका एक तरह से थोड़ा सा समराइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। फिर जोडियक को हम राशि नक्षत्र में कैसे डिवाइड करते हैं, ये वैदिक वाला पार्ट है थोड़ा सा, और उसको एक नक्षत्र को सब में कैसे डिवाइड करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज ए बैकबोन ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। सिग्निफिकेटर्स के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। फिर ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस की एक कॉन्सेप्ट है विच इज समथिंग न्यू इन केपी दैट आई विल टेल यू, और इसके द्वारा हम इतनी सटीक, इतनी एक्यूरेट और इतनी फास्ट प्रेडिक्शन कैसे कर पाते हैं, ये सारा का सारा सब सिग्निफिकेटर और ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस का ही कमाल है जो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम लोग कुंडली में कोई भी प्रॉमिस कैसे जाने इसके बारे में बताऊंगा। प्रॉमिस का मतलब ये है कि इस जातक को कोई भी प्रॉमिस मतलब ये घटना इसके जीवन में होगी या नहीं। जैसे जातक पूछता है कि मेरी शादी होगी या नहीं, तो उसकी कुंडली में क्या ये योग है। वो पूछता है मेरे संतान होगी या नहीं, तो क्या कुंडली में ये उसके योग है। वो कहता है कि मैं विदेश यात्रा करूंगा, मेरा प्रमोशन होगा। कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे इलेक्शन का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भैया उसका प्रॉमिस कुंडली में है या नहीं, ये हम कैसे देखें ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी का जो पिलर है, जो बरगद का पेड़ है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पर उससे बहुत सारी ब्रांचेज एस्ट्रोलॉजी की निकली हैं, जैसे कि जेमिनी, नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब भी अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है। नाड़ी के द्वारा भी बताया जा सकता है, जेमिनी के द्वारा भी प्रेडिक्शन की जा सकती है, वैदिक के द्वारा भी करी जा सकती है। सबके अपने अपने स्ट्रेंथ हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है हर सिस्टम के, पर हर सिस्टम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए केपी एस्ट्रोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, या उसको कह सकते हो एक ब्रांच है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। दिस इज ए यूनिक सिस्टम, ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और ये आजकल के हिसाब से है, क्योंकि जो आप देखोगे वैदिक वगैरह लिखे हुए हैं 2000 साल पुरानी किताबें हैं। उस टाइम की परिस्थितियां कुछ और थी, प्रोफेशन भी आजकल नए नए हो गए हैं, नई नई एजुकेशन हो गई है, नई नई शादियां भी नई नई तरीके से होने लगी हैं। ओके, हर चीज के मीनिंग बदल चुके हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी आज के हिसाब से हर चीज का आंसर देता है। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि मेरा ट्रांसफर चेन्नई हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि चेन्नई जा रहा हूँ, चेन्नई जाना मेरे लिए लाभकारी रहेगा, फिर आप कहोगे ठीक है लाभकारी रहेगा। फिर मैं वापस दिल्ली कब आऊंगा। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, ये सारे के सारे हम केपी में बड़े आराम से दे सकते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी कृष्णमूर्ति जी में, जो कि 1908 से 1972 तक इस धरती पर रहे थे। कृष्णमूर्ति जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रकांड पंडित थे। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का गहन अध्ययन किया था, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। तो उन्होंने पाया कि वैदिक के अंदर बहुत सी चीजें हैं, और ये बरगद का पेड़ है ठीक है, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। नाड़ी के अंदर भी कुछ चीजें अच्छी हैं पर कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो लिया ही इंडियन एस्ट्रोलॉजी से गया है, पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले क्या करते हैं, कहीं से भी चीजें उठाते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी करके छोड़ दिया। तो यहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीजें ली, पर रिसर्च करके उसमें कुछ अच्छी बातें जोड़ी। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भी उनको कंप्लीट नॉलेज थी। उन सबको देखते हुए उन्होंने एक नया सिस्टम को डेवलप किया जिसको कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं। तो ये जो है आधारित है बेस्ट ऑफ वैदिक
बेस्ट ऑफ नाड़ी और बेस्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से। जैसे कि दृष्टि वाली बात करूं मैं, आस्पेक्ट की आप लोगों को पता होगा, हर ग्रह की दृष्टि होती है, ये इन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने मिक्स करके चीजें ली हैं। तो हर एस्ट्रोलॉजी का जो बेस्ट पार्ट है उन सबको लेके उन्होंने एक मेथड बनाया, एक मेथडोलॉजी बनाई और एक प्रोसेस बनाया। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम जाएंगे और हम बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन तक पहुंच जाते हैं। ये सबसे एक्यूरेट सिस्टम कहलाता है केपी का, बहुत फास्ट है, बहुत एक्यूरेट है और सबसे बड़ी बात है सीखने में आसान है। आपको पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि रॉय साहब कहते थे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 3 जन्म चाहिए, एक जन्म में भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, 3 जन्म में आती है। और उसके बाद ही वैदिक में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूं कि वैदिक में बोलेंगे कि कोई ग्रह 29 डिग्री पे है तो ये प्रौढ़ावस्था में है, ये रिजल्ट नहीं देगा। पर हम जैमिनी में देखेंगे, वो कहेंगे कि ये तो आत्मकारक प्लानेट है, ये की प्लानेट है। तो ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में दुविधा पैदा करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हटा के उन्होंने एक बेस्ट सिस्टम डेवलप किया जिसको केपी कहते हैं। तो क्या लिखा है मैंने लास्ट में, दिस इज वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी वेल डिफाइंड, ओके। तो केपी सिस्टम की मैं थोड़े से यूनिक फीचर आपको बता रहा हूँ। केपी सिस्टम के अंदर जो मुख्य ध्यान दिया जाता है वो ग्रह के कॉन्स्टलेशन पे देते हैं, जो उसका नक्षत्र है, ओके। ये ऐसा नहीं है कि पाराशर ने नहीं बोला था, वैदिक में पाराशर जी ने बोला था कि कोई ग्रह किसी नक्षत्र में बैठता है उसका रिजल्ट देता है। हम लोगों ने 3-3 साल के कोर्सेज किए हुए हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम लोगों को पूरे 3-3 साल नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया जाता था। पर जब हम प्रेडिक्शन करने बैठते थे तो कोई भी नक्षत्र की बात ही नहीं करता उस टाइम। तो मैंने भी अपने एक बार जो प्राध्यापक थे उनसे बोला कि नक्षत्रों का 3 साल से पढ़ा रहे हो, प्रेडिक्शन करते हुए नक्षत्र का रोल लेता ही नहीं कोई, सिर्फ ये देख लेते हैं कि प्लानेट कहाँ बैठा है, प्लानेट कौन से हाउस का लॉर्ड है, उसके हिसाब से रिजल्ट अधिकांश एस्ट्रोलॉजर देते हैं। नक्षत्र कौन से नक्षत्र में बैठता है उसको वो देखते तक नहीं है, तो उसकी वजह से रिजल्ट गलत आते हैं। केपी के अंदर एक प्रोसेस है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो एक सिस्टम है, इसके हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वी विल हैव टू फॉलो दैट रूल्स, दैट सिस्टम, दैट प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो नक्षत्र कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, ये सारी चीजें अपने आप नंबर में कन्वर्ट होके आ जाती हैं। इसके बाद क्या हुआ, नक्षत्र को भी 9 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि नक्षत्र जब उदित होता है लग्न में तो वो भी करीब 53 मिनट से 59 मिनट तक रहता है। जैसे मेष राशि उदित हुई और मेष राशि के अंदर कोई अश्वन भरणी के नक्षत्र में पैदा हुआ, तो भरणी का नक्षत्र भी 59 मिनट 53 मिनट से 59 मिनट तक करीब रहता है, ठीक है। तो उस नक्षत्र में अगर 1 घंटे में कोई पैदा हुआ है तो अलग अलग टाइम पे पैदा हुए लोगों के अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो नक्षत्र को भी 9 हिस्सों में डिवाइड करा गया है जिसको सब कहते हैं, ओके। इसके बारे में हल्का सा मैं आगे बताऊंगा। आयनांश में कुछ लोग जो आयनांश को नहीं समझते हैं उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम कोर्स करेंगे तो आयनांश के बारे में आपको समझाऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति के अंदर हम लहरी आयनांश को यूज नहीं करते हैं, इसमें हम केपी न्यू नाम का आयनांश है उसको यूज करते हैं। 18 से 20 तरह के आयनांश होते हैं, सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार, कोई लहरी यूज करता है, कोई रमन यूज करता है, पर केपी के अंदर सिर्फ एक आयनांश यूज होता है विच इज केपी न्यू, ओके। फिर इसमें हाउसेस होते हैं, हाउसेस को केपी में कस्प कहते हैं। ये भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। और अगर हम वैदिक की बात करें तो ये चलित चार्ट से मिलता जुलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक ये जो 2 पॉइंट हैं ये सबसे बड़े पॉइंट हैं जिन्होंने एक तरह से क्रांति लाई है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि कोई भी प्लानेट अपनी दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है। जबकि वैदिक में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी प्लानेट अपना रिजल्ट देता है, इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई भी प्लानेट अपनी दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट मुख्य रूप से देता है।
predominantly it will give the result of its nakshatra lord. Okay, तो वो नक्षत्र लॉर्ड क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैटर्स, मतलब कौन से रिजल्ट मिलेंगे उसको मैटर्स कहेंगे, किसके माध्यम से मिल रहे हैं उसको सोर्स कहते हैं, और फाइनली जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो अच्छे होंगे या बुरे वो बताता है उस प्लानेट का सब लॉर्ड। ओके, एग्जाम्पल लूंगा, कोई प्लानेट है उसकी दशा चल रही है और उसका नक्षत्र लॉर्ड 10वें घर में बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये प्लानेट 10वें घर का रिजल्ट देगा, मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड रिजल्ट देगा। अब प्रोफेशन में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, हो सकता है कि उसकी नौकरी लगे और हो सकता है उसका प्रमोशन हो, पर यह भी तो हो सकता है कि उसकी नौकरी छूटे, वो कंपनी से निकाल दिया जाए, ठीक है, या उसका डिमोशन हो जाए प्रमोशन की जगह। ये कौन बताएगा, ये बताता है सब लॉर्ड। तो मैटर विल टेल यू द रिजल्ट और सब विल टेल यू द रिजल्ट विल बी गुड और बैड, एंड द जो दशांतर दशा वाला प्लानेट इट बिकम द सोर्स। तो ये दो चीज ऐसी हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में क्रांति ला दी, और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत एक्यूरेट आते हैं और लोग बहुत जल्दी बहुत फास्ट बता पाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर नहीं है, इसको हम कहते हैं रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट वो प्लैनेट हैं जो एक तरह से दैवीय मदद है, जिसके लिए मैंने आप लोगों से क्या बोला, एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी विद गॉड अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो रूलिंग प्लैनेट वो प्लैनेट हैं, हर मूवमेंट को कुछ प्लैनेट कंट्रोल करते हैं। इस टाइम जब मैं ये डेमो सेशन ले रहा हूँ, इस मूवमेंट के भी कुछ रूलिंग प्लैनेट होंगे। तो इस टाइम जो लग्न उदित है, इस टाइम जो लग्न जिस नक्षत्र में स्थित है, इस टाइम चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, इस टाइम चंद्रमा जिस राशि में है, और आज दिन का लॉर्ड कौन है, जैसे इतवार है, ये पांचों रूलिंग प्लैनेट हैं और इस मूवमेंट को ये गवर्न कर रहे हैं। अगर मुझे इस टाइम में कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, कोई मेरे से पूछता है जी मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, या बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि दूसरी एस्ट्रोलॉजी में संभव ही नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका स्पाउस या आपका हस्बैंड बंबई से चल पड़ा है, उन्होंने बॉम्बे एयरपोर्ट से फोन किया कि ही विल बी रीचिंग होम बाई 8 PM, और 9 PM तक उसका हस्बैंड आता नहीं है, द लेडी इज वरीड एंड शी आस्क यू व्हाट टाइम माय हस्बैंड विल रीच। रूलिंग प्लैनेट की मदद से हम बता सकते हैं कि भाई वो घर पे इतने बजे पहुंचेंगे, वो घर पे 10:15 पे पहुंचेंगे। तो वो क्या है, इस मूवमेंट के रूलिंग प्लैनेट बता देते हैं। ठीक है, अपने को म्यूट रखिए, रवि जी म्यूट रखो अपने को। तो रूलिंग प्लैनेट का बहुत बड़ा रोल है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। तो रूलिंग प्लैनेट इज आल्सो, दिस इज समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी, और ये ऐसी ऐसी चीजों में काम करते हैं। मान लो कि आप बैंगलोर से ट्रेन से दिल्ली आ रहे हो, मिडवे किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी, अब नीचे कोई लेटा हुआ है, वो बोलता है कि आप तो एस्ट्रोलॉजर है, बताइए दिल्ली कितने बजे पहुंचेगी ट्रेन, आप बताइए कि अब चेन खींच दी, ट्रेन कितने बजे अब चालू होगी। रूलिंग प्लैनेट की मदद से हम बता सकते हैं कि ट्रेन जो चेन खींची गई है कितनी देर बाद दोबारा चालू होगी और दिल्ली कितने बजे पहुंचेगी। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर इन केपी एस्ट्रोलॉजी। इसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित घटनाओं को बता सकते हैं। ठीक है, फंक्शन कितने बजे शुरू होगा, मेरा आज कोरियर आने वाला है, वो कोरियर कितने बजे आएगा, एवरीथिंग वी कैन प्रेडिक्ट यूजिंग रूलिंग प्लैनेट। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, जिसके द्वारा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसके बारे में टाइमिंग कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये घटना अगले साल होगी, अगले साल भी इस महीने होगी, इस महीने में इस दिन होगी और इस मूवमेंट पर होगी। किसी को बताना है कि संतान होनी है, तो संतान अगले साल सितंबर में होगी, 20 सितंबर को होगी, शाम को 6 बजे होगी। इस एक्यूरेसी तक हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। आज मेरे जो स्टूडेंट हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं,
ऐसी ऐसी जगह से आते हैं जिनको हिंदी अंग्रेजी भी बहुत कम आती है, जैसे कि ताइवान, जापान, ठीक है, सिंगापुर, वहां से मेरे आजकल स्टूडेंट हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इनकी तो बात ही अलग है, उन्हें कम से कम अंग्रेजी तो आती है। जिन लोगों को अंग्रेजी हिंदी भी नहीं आती वो भी केपी सीखने के लिए मुझे आजकल फोन करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि वैदिक में और केपी में क्या फर्क है। मेन वैदिक जिनको आती है वो केपी क्यों सीखें, और जिनको वैदिक नहीं आती वो केपी पे अपनी जर्नी क्यों शुरू करें, ये हमको इस चार्ट के थ्रू पता लगेगा, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। वैदिक के अंदर क्या होता है, वैदिक जो है बहुत वास्ट है, पूरी जिंदगी लग जाती है। 10-10 साल भी वैदिक पढ़ने के बाद प्रेडिक्शन करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। कहने को तो वो कह सकता है कि 10 साल हो गए मैंने ये बुक्स पढ़ ली, मैंने भरत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ लिया, मैंने सत्यार्थ रत्नाकर पढ़ लिया, मैंने फल दीपिका पढ़ ली, दुनिया भर की किताबें वो बता देगा कि मैंने पढ़ ली है। पर जब उनसे एस्ट्रोलॉजी रख के चार्ट प्रेडिक्शन करने को पूछो तो काफी लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि वैदिक इज ऑल एनालिटिकल। उसके अंदर इस तरह के रूल नहीं है कि आप एकदम से यस और नो में आंसर दे दो, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कहते हैं घटना होगी, कुछ कॉम्बिनेशन कहते हैं घटना नहीं होगी, तो वो असमंजस की स्थिति में रखता है। दूसरा, उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो पाराशर जी ने तो बहुत कुछ लिख दिया, तो चाहने के बाद भी सारी चीजें यूज नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, और जब बहुत सारे टूल यूज करते हैं तो इतने कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं कि उनको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, वैदिक के अंदर डिविजनल चार्ट यूज करना अनिवार्य है। 16 डिविजनल चार्ट होते हैं जिसको षोडश वर्गा कहते हैं। मतलब क्या है, अगर किसी को संतान के बारे में बताता है तो उसको सप्तमांश नाम का डिविजनल चार्ट देखना पड़ेगा, जिसको D7 कहते हैं। शादी के बारे में बताना है तो राशि चार्ट के साथ साथ D9 नवमांश को देखो। माता पिता के बारे में पूछ रहा है तो D12 को देखो। एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है तो D24 का चार्ट भी रेफर करो, ठीक है। तो इस तरह के 16 चार्ट है। तो होता क्या है, पहले जमाने में तो जो डिविजनल चार्ट बनते हैं ये मैथमेटिकली बनते हैं, तो लोगों को बहुत टाइम लगाना पड़ता था, और मैथमेटिकल होते हैं, गलती होने की चांस होती है, तो इसलिए लोग अवॉइड कर देते थे। और आज के टाइम में क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से 16 तरह के चार्ट तो बना लो, पर उनको देखना भी तो आना चाहिए, क्योंकि हर चार्ट को देखने के लिए 16 चार्ट हैं, पर उनके रूल्स हैं, उनको आप लगाइए तो काफी लोगों में, क्योंकि देखो एजुकेशन के बारे में D24 देखना चाहिए। मेरे इस ग्रुप में जितने वैदिक के लोग हैं मुझे बताएं कितने लोग D24 देखते हैं, कोई भी नहीं देखता। ओके, शादी के लिए D9 तो देख लेते हैं, D24 कोई नहीं देखता। प्रॉपर्टी के लिए D4 कोई देखता है, कोई नहीं देखता। तो क्या होता है, रिजल्ट गलत आते हैं वैदिक के अंदर। ओके, और उसके अलावा और क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी वैदिक के अंदर, राशि चार्ट देखो, चलित चार्ट देखो, घटी चक्र देखो, विघटी चक्र देखो, सुदर्शन चक्र देखो, कितनी सारी चीजें हैं। फिर चंद्रमा को भी लग्नवत मानो, सूर्य को भी लग्नवत मानो, तो इतने सारे चार्ट हैं जो रेफर करने पड़ते हैं, तो लोग चाहते हुए भी नहीं कर सकते। और इतनी नॉलेज, प्लीज एवरीबडी कीप योरसेल्फ म्यूट, अपने को म्यूट रखिए, डिस्टरबेंस दूसरों में मत पैदा करिए। केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या फायदा है, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्योंकि नक्षत्र को ही हमने 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक राशि या एक भाव के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो इनडायरेक्टली हमने क्या करा, एक राशि को करीब 22 से 24 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जब हमने एक प्लैनेट की पोजीशन को पहले ही एक राशि को 24 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है। उसका फायदा ये है कि कोई जातक अगर 10 से 12 के बीच में, मान लो एक लगन उदित है, 2 घंटे के लिए लगन उदित होता है, 10 से 12 के बीच में अगर मेष लगन उदित है, तो वैदिक वाला जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो अगर
डिविजनल चार्ट को यूज करके बताएगा तो उसकी प्रेडिक्शन सही आ सकती हैं, क्योंकि कोई जातक अगर 10:30 बजे पैदा हुआ है, 11 बजे पैदा हुआ है, 11:15 पैदा हुआ है, 11:15 पैदा हुआ है, तो वो डिविजनल चार्ट के द्वारा पकड़ा जा सकता है। पर इतने सारे डिविजनल चार्ट होते हैं, लोग उसे देख नहीं पाते, तो लोग क्या करते हैं, राशि चार्ट देख के पूरी प्रेडिक्शन करते हैं, जो कि गलत आती है, क्योंकि 10 से 12 तक तो एक ही लगन उदित रहेगा। तो क्या 10:15, 10:30, 11, 11:30 बजे लोग पैदा हुए हैं, सबके रिजल्ट एक से होंगे? डेफिनेटली वो गलत गलत प्रेडिक्शन होती है। उसको मैं कहूंगा जेनेरिक प्रेडिक्शन होती है, ओके, विच इज नॉट एक्यूरेट। जबकि क्योंकि इसमें नक्षत्र को हमने 9 हिस्से में डिवाइड करा हुआ है, तो 2-3 मिनट का भी फर्क आता है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम उसको पकड़ लेते हैं। तो कोई जातक अगर 10:20 पे पैदा हुआ है और दूसरा 10:28 पे पैदा हुआ है, 10:26 पे पैदा हुआ है, दोनों के सब लॉर्ड चेंज हो जाएंगे और उनका जो जिंदगी में होने वाली घटनाएं हैं वो चेंज हो जाएंगी। ओके, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ कस्पल चार्ट चाहिए होता है और सिग्निफिकेटर की लिस्ट, उसी के द्वारा सारा का सारा आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। जबकि वैदिक में आपने देखा दुनिया भर की चीज चाहिए और उसके बाद भी प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर राशि चार्ट के ऊपर देख के बताते हैं। तो अगर डिविजनल चार्ट देख के नहीं बता रहा कोई, तो राशि चार्ट से बता रहा है, तो रिजल्ट जनरल आते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते उस जातक के। जैसे मैंने बताया 10:25 और 10:40 वाला जो नेटिव पैदा हुए हैं, उनके दोनों की एक सी प्रेडिक्शन आएगी अगर आप राशि चार्ट से बताओगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये क्योंकि एक ही राशि को हमने 20-24 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक नक्षत्र 9 भागों में डिवाइड हुआ है, तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है वैदिक के अंदर। मेरे से पूछने आए एजुकेशन का, मेरे पास टाइम है, मैंने D24 देखा, फिर वो किसी और के पास गया दिखाने के लिए, उसने D24 नहीं देखा, तो उसकी प्रेडिक्शन मेरी अलग अलग आ जाएगी। फिर क्लाइंट क्या कहता है, ये जो 5 एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एस्ट्रोलॉजी बकवास है, एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो जाती है। क्या कारण क्या है कि मैं तो डिविजनल चार्ट देख के बता रहा हूँ, वो डिविजनल चार्ट के देखे बिना बता रहा है, तीसरे ने चलित चार्ट को भी लेके बता लिया। तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, जिस एस्ट्रोलॉजर को जो चीज लगता है वो उसी से बताता है। एक मेरे मित्र हैं साउथ इंडिया में, वो खाली नवमास चार्ट देख के ही बताते हैं, तो सब ने अपनी अपनी विधि बना रखी है, ओके। जबकि केपी में स्टैंडर्ड तरीका है, आप भी उसी तरीके से देखोगे, मैं भी उसी तरीके से देखूंगा। कोई दिल्ली में बैठा है, बंबई में बैठा है, सबके लिए एक ही मेथड है, इट कैन नॉट बी वायलेटेड। तो सेम स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करके सब लोग करीब एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देखो थोड़ा तो एनालिटिकल में फर्क होता है, कुछ एनालिसिस करनी भी पड़ती है, पर जो बेसिक सिस्टम है वो सबका एक सा ही होता है। चौथे पॉइंट पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, जब हम कोर्स करेंगे जब हम समझेंगे कि वैदिक भाव मध्य पे आधारित होता है, और इसमें जातक जिस डिग्री पे पैदा होता है वहीं से भाव का आरंभ होता है, ओके। एक और वैदिक में क्या है, वैदिक में बहुत सारे डिक्टम्स याद करने पड़ते हैं, रूल याद करने पड़ते हैं। मुझको याद है क्योंकि प्रोफेशन के मैरिज के बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो डाइवोर्स वाले 45 मुझे डिक्टम याद करने पड़े थे, 45 रूल जिनके द्वारा डाइवोर्स हो सकता है। तो हर घटना के लिए 50-50, 60-60 रूल हैं, तो कितने रूल आप याद करोगे, एक बार आप पढ़ लोगे, ठीक है, पर उसको कंठस्थ करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद एक्सेप्शंस होते हैं कि भाई मकर राशि है, उसके बाद जुपिटर यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, तो ऐसा होगा। अब 12 राशियां है, हर राशि के एक्सेप्शन याद करना संभव नहीं है, ओके। इसीलिए कहते हैं 3 जन्म लगते हैं वैदिक को करने में। जबकि ये क्या है, इसमें कोई रट्टा नहीं करना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, यू डोंट हैव टू रॉट एनीथिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं। थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी होती है, पढ़ना तो एस्ट्रोलॉजी में होता ही है, पर इसमें कुछ रटना नहीं है कि कोई एल्कोहलिक होगा तो ये सिस्टम है, इसकी 2 शादी होनी है तो उसका इतने सारे रूल है, ठीक है। हर चीज के उसके अंदर रूल बने हुए हैं, उसको ये वाली बीमारी होनी है तो ये वाले रूल हैं।
इतने सारे रूल याद, लव मैरिज होनी है तो ये रूल है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो क्या है, वैदिक को मास्टर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। केपी इजी टू स्टार्ट है, इजी टू लर्न है, फास्ट है, एक्यूरेट है। वैदिक में जैसा मैंने बताया, ये ब्रॉडली जो रिजल्ट देती है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देती है। जैसे कि 10 से 12 के बीच में जितने जातक पैदा हुए, अगर मेष राशि उस टाइम होती थे तो सबके एक से रिजल्ट लोग बता देते हैं, अगर वो डिविजनल चार्ट को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि वैदिक के अंदर में भी हर क्वेश्चन के लिए उसके संबंधित डिविजनल चार्ट को लेके मेहनत करके बताते हैं, उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पर मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर सिर्फ वो D9 देखते हैं, बाकी डिविजनल चार्ट को देखते तक नहीं है। उसके बाद चलित चार्ट को वो लोग देखते नहीं है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो पाराशर ने बोली है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली में जो सबसे स्ट्रांग हो वो कुंडली लेनी चाहिए। इसको भी कोई देखता नहीं है तो प्रेडिक्शन गलत आती है। ओके, और क्या होती है, अगर डिविजन चार्ट नहीं लोगे तो जनरल प्रेडिक्शन आती है। जबकि इसके अंदर क्या है, बहुत, क्योंकि हमने 9 हिस्सों में नक्षत्र को डिवाइड कर दिया सब लॉर्ड में, तो 2-3 मिनट के भी डिफरेंस कैप्चर कर लेते हैं। और मैं अगर सब लॉर्ड की बात करूं फिर तो सेकंडों के डिफरेंस भी पकड़े जाते हैं। तो क्या होगा, जो ट्विंस पैदा हुए हैं, मान लो 5 मिनट का डिफरेंस है ट्विंस के पैदा होने में, अगर 5 मिनट के अंदर कोई भी ग्रह नक्षत्र नहीं बदल रहा है, राशि नहीं बदल रहा है, तो वैदिक में एक ही रिजल्ट आता है। तो पता नहीं पड़ता कि ये दो ट्विंस हैं, इनकी ये घटनाएं जीवन में अलग अलग क्यों हो रही हैं। मैं जब वैदिक की प्रैक्टिस करता था तो मैंने भी इसमें काफी रिसर्च की थी। मुझे पता लगा कि उनका घटी चक्र देखना चाहिए, मुझे पता लगा उनका विघटी चार्ट बनाना चाहिए। उसके बाद भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि 12 मिनट तक आप पहुंच जाते हो। इसके अंदर क्या है, 5 मिनट के अंदर ही सब लॉर्ड चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मान लो केतु के सब में पैदा होता है, केतु का सब छोटा सा होता है। उसके बाद ही कोई दूसरा बंदा जो है, केतु के बाद कौन सा आ जाएगा, वीनस आएगा। दूसरा वीनस में पैदा हुआ 5 मिनट में। एक जातक का एक सब लॉर्ड केतु में पैदा हुआ, दूसरा ट्विंस 5 मिनट बाद ही चेंज हो गया, शुक्र में पैदा हुआ। केतु वाला शुक्र वाला दोनों एक बड़े घर में पैदा हुए, केतु वाला बड़े घर में पैदा होते हुए भी क्या होगा, डिटैच्ड होगा। उसको ये नहीं होगा कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ब्रांडेड गाड़ी में भी जाऊं, उसके पास सब कुछ होगा, स्टिल ही विल नॉट बी आफ्टर दैट, ही विल स्टिल फील डिटैच्ड विद एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो कमाएगा, नौकरी नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, पर उसके अंदर थोड़ा डिटैचमेंट का भाव होगा। ओके, और जो शुक्र में पैदा होगा वो पूरा शोशेबाजी वाला होगा, जिसको कहते हैं ना जनरल लैंग्वेज में शोशेबाजी। उसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, सब कुछ उसको टिप टॉप चाहिए, तो उस स्वभाव में भी चेंज हो जाएगा। और जब सब लॉर्ड चेंज होगा तो उसका नक्षत्र लॉर्ड भी चेंज होगा, तो सारी घटनाएं उसकी जीवन में उस मूवमेंट के हिसाब से होंगी। और दोनों की आप उनका लाइफ पैटर्न पूरा आप अलग अलग बता सकते हो। ओके, तो आपने अब ये समझा कि वैदिक और केपी में क्या फर्क है, क्यों वैदिक वालों को केपी सीखना चाहिए और क्यों नए लोगों को केपी से शुरू करना चाहिए। अभी मैं ये चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद ही आप जो है हॉरोस्कोप देख के ये बता दो कि इस जातक की जीवन में ये घटना होगी या नहीं। तो मैं थोड़ा सा क्विकली चलूंगा। वर्नल इक्विनॉक्स ये टेक्निकल चीज है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, बिकॉज दी आर समथिंग टेक्निकल, दिस आई विल टेक इन कोर्स, आयनांश वगैरह। देखो केपी चार्ट बनाना आसान है, मैं केपी चार्ट बनाना आपको दिखा देता हूँ। केपी चार्ट बनाना देखो बहुत आसान है। ये ये मेरा चार्ट खुल गया, ये सॉफ्टवेयर आप सब लोग देख सकते हो, ये चार्ट आ रहा है, ये सबको दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। आप दिख रहे हो? हाँ सर, नहीं नहीं दिख रहा है सर, सर, दिख रहा नहीं है दिख पा रहा है सर। पूरा क्रिएटिंग केपी चार्ट ऑन सॉफ्टवेयर बस ये लिख के आ रहा है। नहीं ये चार्ट नहीं दिख रहा सॉफ्टवेयर वाला। ओके ओके, ठीक है, एक सेकंड दो, गिव मी 1 मोमेंट। जी सर। अब दिखा क्या? हाँ दिख रहा है सर।
नहीं सर। जी सर। देखो ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बताता हूँ केपी का चार्ट बनता कैसे है। किसी का भी चार्ट बनाता हूँ मैंने, ये लिया, दिखा है मुझे। दिख सर रहा आप है? दिख रहे हो, आप दिख रहे हो सर। नहीं नहीं, अब तो सबको दिख रहा है चार्ट, अब सबको दिख रहा है। हाँ दिख रहा है मेरे, मेरे पे नहीं आ रहा सर। हाँ सर दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है। सबको दिख रहा है बॉस, सबको दिख रहा है, एवरीबॉडी कैन सी। दिख रहा है सर, दिख रहा है जी। ठीक है, अभी मैं किसी का चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, नया चार्ट। ओके, मैं इसको मैं क्या करूँगा, न्यू नेटल चार्ट। अच्छा, कोई अपना अपना नाम बोले, कोई, मैं किसी का चार्ट क्रिएट करता हूँ। राहुल भैया, हाँ सर। 24 मार्च, सुनो राहुल, हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 मार्च 1975। टाइम क्या है? 12:30 रात में। 24 की सुबह 0030 आवर्स। ओके 30। ठीक है, प्लेस क्या है? नांदेड़ महाराष्ट्र। स्पेलिंग बोलो। NAN। बराबर बराबर। यही है ना, यही है ना। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या करा, राहुल जी की जन्म पत्री मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, नांदेड़ में ये पैदा हुए हैं। मैंने क्या करा, बस इसको ओके कर दिया। डू यू वांट टू सेव, मैंने कह दिया यस। ओके, चार्ट नहीं दिख रहा है। अभी रुको ना, ये दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है। यस सर। ये नहीं सर, ठीक आपका ही है। चेहरा दिख रहा है। सर आप अपना वो देखिए, आप क्या मोबाइल से अटेंड कर रहे हो? क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, तो वो अपनी दिख रहा है सेटिंग को सर, चेक करे। दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। दिख रहा है सर, दिख रहा है जी, दिख रहा है सर। देखो अब इस बारे में कोई ना बोले, क्योंकि सबको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा वो अपनी सेटिंग ठीक करे। अब आप सुनिए, देखो केपी के अंदर कितनी कम इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस चीज को अप्रिशिएट करो। वैदिक के लिए मैंने क्या बोला था, राशि चार्ट चाहिए, चंद्रमा चार्ट चाहिए, और आपको चलित चार्ट चाहिए, फिर आपको 16 तरह के डिविजनल चार्ट चाहिए। इधर आपको सिर्फ ये वाला स्क्रीन, इस पे भाव चार्ट आ रहा है, ये चाहिए, प्लानेटरी पोजीशन, कस्पल पोजीशन, और इसके अलावा 2 चीज और हैं जिसको हम सिग्निफिकेटर कहते हैं। ये है हाउस वाइज सिग्निफिकेटर, मैं म्यूट कर रहा हूं सबको, और दूसरा है प्लानेट वाइज सिग्निफिकेटर। सिर्फ हमको इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन से आप उसकी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आंसर दे सकते हो। तो अब आप देखोगे आपको कितनी कम इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये नंबर साधारण नंबर नहीं है, इस नंबर में सब कुछ लग के आ रहा है। ये प्लानेट कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, इस प्लानेट का नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, इन सबको मिला के ये नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या हुआ, कोई भी चीज ना तो आपकी मर्जी से चली ना मेरी मर्जी से चली, कि आपने नक्षत्र लॉर्ड ले लिया मैंने नहीं लिया। तो ये एक सिस्टम के थ्रू सारी चीजें बन के आ गई, इनको देख के हमको सारी प्रेडिक्शन करनी है। तो यू कैन अप्रिशिएट हाउ इजी, और हमको कितनी कम इंफॉर्मेशन चाहिए। इज दैट ओके? तो मैं इस चार्ट को पर्पस दिखाने का सिर्फ यही था। और यहाँ पे आपने देखा दशा वगैरह आ गई, तो इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस इंफॉर्मेशन के द्वारा आप कुछ भी बता सकते हो। ओके, अब मैं दोबारा कस्पल चार्ट पे आ रहा हूँ, ये आप लोगों ने समझ लिया। अभी मैं कुछ चीजें थोड़ा जल्दी करूंगा, जिससे कि आप लोगों को इस लेवल पे ले आऊं कि आप लोग ये बता सको कि इसके साथ ये घटना होगी या नहीं होगी। जोडियक सिस्टम आप देख सकते हो, जोडियक सिस्टम क्या होता है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ आप देख रहे हो धरती घूम रही है। अभी इसके अंदर क्या होता है, सूर्य और धरती का जो एक्सिस है, इसके 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे एक 18 डिग्री की इमेजिनरी बेल्ट है। ओके, तो जो हमारे 9 प्लानेट हैं, सूर्य के कितने प्लानेट घूमते हैं चारों तरफ, 9 प्लानेट हम लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये जो 9 प्लानेट घूमते हैं, ये जैसे कछुआ छाप होता है ना, मच्छर भगाने वाला, एक स्पाइरल होता है। तो सारे के सारे जो प्लानेट हैं एक लेवल में घूमते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते। तो वो 18 डिग्री की एक बेल्ट होती है, सब उसी के अंदर रोटेट होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना छल्ला, ये 18 डिग्री का एक छल्ला है। 9 प्लानेट। सर अभी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आ रही है।
सबको सॉफ्टवेयर ही दिख रहा है क्या? यस सर। मैं सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ। हाँ दिखता है, वही दिखता है। ओके ओके, अब आप दिख रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। अब आ रहा है? यस सर। अभी ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, ज़ोडिएक सिस्टम। हाँ जी। ज़ोडिएक, यस यस। अब आप ये देखिए, बीच में सूर्य है पीले रंग का, और ये इसकी चारों तरफ धरती घूम रही है। इसके बाहर आप एक रिंग देख रहे हो ना, छल्ला, यस सर। ये जो है एक सूर्य की, अगर ये एक्सिस को सीधा लो 9 डिग्री ऊपर मतलब यहाँ, और 9 डिग्री नीचे, ये 18 डिग्री की एक इमेजिनरी बेल्ट है। पूरे यूनिवर्स में आप ये लगा लो, ये बनी हुई नहीं है, एक इमेजिनरी बेल्ट है। तो जो सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं वो इसी बेल्ट के अंदर घूमते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कछुआ छाप होता है, एक स्पाइरल होता है ना, तो सारे प्लैनेट एक ही सीध में है, ऊपर नीचे नहीं होते, सब ये 18 डिग्री में होते हैं। इसको हम लोग ज़ोडिएक कहते हैं, और हिंदी में भचक्र कहते हैं। जैसे आप यहाँ से समझोगे, आप यहाँ पे देखो, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ आप ये प्लैनेट देख रहे हो। यस सर। ये प्लैनेट ना बिल्कुल एक सीध में सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये जो 18 डिग्री का जो छल्ला है ना, उसी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि सैटर्न यहाँ है और जुपिटर यहाँ ऊपर घूम रहा है, सब एकदम एक लाइन में है। ओके, तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? हमारे सोलर सिस्टम में जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो होते हैं। तो ये 9 प्लैनेट हो गए। 9 में से यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो बहुत ज्यादा दूर है, ये मानव जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डालते, तो इनको हटा देते हैं। कितने प्लैनेट रह गए? 6 प्लैनेट रह गए। अब क्या है, चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमता, पर धरती के चारों तरफ घूमता है, और ये उपग्रह है, ये ग्रह नहीं है, उपग्रह है। पर क्योंकि चंद्रमा मानव जीवन पे असर डालता है, तो चंद्रमा को भी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह ले लेते हैं। 7 हो गए। अब राहु और केतु ग्रह नहीं है, मैथमेटिकल पॉइंट है, पर राहु और केतु मानव जीवन के ऊपर असर डालते हैं, इसलिए राहु और केतु को भी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह मानते हैं। तो फिर मिला के टोटल 9 प्लैनेट हो गए। ओके, इसके बाद मैं बात करूंगा ज़ोडिएक की। ज़ोडिएक, अपने को प्लीज म्यूट रखिए। ज़ोडिएक को हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं कहूं कि मैं इंडिया में रहता हूं तो आप क्या समझ पाओगे इंडिया में मैं कहाँ रहता हूं? पर मैं आपसे बोलूं मैं इंडिया में यूपी में हूं तो आप कहोगे ठीक है वहां पर रहता हूं। फिर मैं कहूं मैं नोएडा में हूं तो आप एकदम समझ जाओगे ठीक है सुनील जी वहां रहते हैं। और मैं कहूं कि मैं सेक्टर 50, तो मुझे पूरा पता लग गया। तो अब अगर ज़ोडिएक में ग्रह घूम रहा है तो कैसे पता लगे ग्रह इस टाइम कहाँ पर है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, 300 डिग्री में ग्रह कहाँ है? तो इसलिए जैसे इंडिया को मैंने स्टेट में डिवाइड करा, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सिटी में, ऐसे ही हम लोग ज़ोडिएक को डिवाइड करते हैं राशि में, राशियों फिर हम डिवाइड करते हैं नक्षत्रों में। तो हम जब 12 भागों में डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं राशि, और जब हम ज़ोडिएक को 27 भागों में डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं नक्षत्र। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैदिक वाली थी। केपी के अंदर नई चीज आ गई, एक नक्षत्र क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का होता है तो उसको भी 9 भागों में डिवाइड करते हैं और उसको कहते हैं सब डिवीजन। आगे देखते हैं। अब आप ये देखो ज़ोडिएक गोल होता है, 360 डिग्री का होता है। इज दैट ओके? तो क्या हुआ, हमने इस ज़ोडिएक को 12 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, मेष वृष, ठीक है, हमने क्या करा इसको 12 हिस्सों में बांटा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 हिस्से हो गए। तो क्या हुआ, अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो हम समझ गए मेष राशि में, सूर्य घूम के इधर आ गया हम समझ गए। जब मैं कहता हूं कि सूर्य मिथुन राशि में है तो हम समझ गए ना सूर्य इतने पोजीशन में कहीं पर है। तो ये है हमारा राशि। तो ये जो 12 डिवीजन होते हैं, हर राशि का एक प्लैनेट लॉर्ड होता है।
राहु और केतु को किसी भी भाग की ओनरशिप नहीं मिलती। सूर्य और चंद्रमा को एक एक भाग की ओनरशिप मिलती है, और बाकी के जो प्लैनेट बचे वो दो दो भागों के लॉर्ड होते हैं। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 जो भाग हुए उनके नाम है राशियों के, और हर भाग का एक एक प्लैनेट ओनर है या लॉर्ड है। जैसे मेष का मार्स है और वृश्चिक का भी मार्स है, वृषभ का और तुला का वीनस है। तो इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। उसी तरीके से आप देखो, जोडियक को मैंने अब 27 हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्सा कितने डिग्री का हो जाता है? 13 डिग्री 20 मिनट का। राशि में एक राशि डिवाइड होके 360 को 12 से डिवाइड करा तो राशि कितने की बन गई? कितने की बन गई? 30 डिग्री। और जब मैंने 30 को 27 से भाग करा तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। तो आप ये देख रहे हो, ये लाल वाला निशान है अश्वनी, भरनी और एक पद कृतिका का। इस राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ गए, अश्वनी, भरनी, कृतिका का थोड़ा पार्ट। और जब वृषभ आया तो भरनी का कृतिका का थोड़ा बचा हुआ पार्ट जो था 10 डिग्री का, वो वृषभ में चला गया। रोहिणी और मृगशिरा ये हमारे वृषभ राशि के अंदर आ गए। तो इसी तरीके से 27 नक्षत्र होते हैं, और उन नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं, कोई ना कोई हर प्लैनेट का स्वामी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हर नक्षत्र को जोडियक के अंदर हर 120 डिग्री का स्वभाव और तत्व वो ही होता है जो कि उससे 120 डिग्री पीछे है। तो 0 डिग्री पे अश्वनी शुरू होता है, फिर 120 डिग्री पे मघा शुरू होता है, ठीक है, और 240 पे मूल। तो अश्वनी, मघा, मूल नक्षत्र की एक ही प्रवृत्ति हो गई, तो इनका लॉर्ड हो गया केतु। भरनी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, इनका नक्षत्र हो गया सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड हो गया सूर्य। और कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ का होगा सूर्य। तो ये डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए है कि राशि लॉर्ड कैसे बने और भाव नक्षत्रों के लॉर्ड कैसे बने। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके बाद हम लोग फलित की तरफ चलेंगे। सब डिवीजन को हमको समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हर नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कृतिका है, कृतिका को मैंने 9 हिस्सों में डिवाइड करा, तो 9 हिस्से जो होते हैं उनको हम सब कहते हैं। हर हिस्से को नक्षत्र का क्योंकि 9 हिस्से करे तो उसको या तो उपनक्षत्र कह दो हिंदी में, इंग्लिश में मैं कहता हूं उसको सब डिवीजन। हर सब डिवीजन का एक लॉर्ड होता है, ओके। जैसे हर नक्षत्र का एक लॉर्ड है, हर राशि का एक लॉर्ड है, इसी तरीके से जो हमने नक्षत्र के 9 डिवीजन करे तो हर 9 डिवीजन का एक एक लॉर्ड है। और ये जो सब और उसके लॉर्ड है, ये केपी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो इसको मैं आपको बताता हूं कि किसी भी नक्षत्र को जब हम 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो जो उसका पहला डिवीजन होता है उसका लॉर्ड वही होता है जिस नक्षत्र को हमने डिवाइड करा है। जैसे जब मैं कृतिका को डिवाइड करूंगा 9 हिस्सों में तो पहले डिवीजन का लॉर्ड कौन होगा? क्योंकि कृतिका का लॉर्ड सूर्य है तो पहले हिस्से का लॉर्ड सूर्य होगा। जब भरनी को डिवाइड करूंगा 9 हिस्सों में तो भरनी का पहले हिस्से का लॉर्ड शुक्र होगा, ठीक है। अश्वनी को डिवाइड करूंगा तो केतु होगा, और उसके आगे आने वाले डिवीजन के लॉर्ड कौन होंगे? आगे आने वाले डिवीजन के लॉर्ड वही होंगे जो कि जिस दशा में जो क्रम में आते हैं। ठीक है, तो दशाओं का क्रम क्या होता है? केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, ये फिक्स क्रम है, ओके। तो जैसे हमने कृतिका का डिवीजन किए 9, और कृतिका का पहला डिवीजन का लॉर्ड हो गया सन, तो अगला लॉर्ड कौन बनेगा? मून, फिर बनेगा मार्स। इसी तरीके से अगर मैंने अश्वनी के 9 डिवीजन किए तो पहले डिवीजन का लॉर्ड बनेगा केतु और फिर बनेगा वीनस। तो ये चीज सब लोग समझ गए हम लोग? जी सर, समझ गए। यस सर, क्लियर। फिर दूसरी एक चीज है, जो ये 9 डिवीजन होते हैं इनके साइज फिक्स नहीं है।
ये ऐसा नहीं है कि 13 डिग्री 20 मिनट को 9 से डिवाइड करा, एक नंबर आ गया, सारे साइज उसी के हैं। ये सारे सब छोटे और बड़े हैं, और ये उतने ही छोटे बड़े हैं जितना पीरियड इनको विषुवंतरी दशा में मिला है। आप देख लो केतु को 120 साल में कितने साल मिले हुए हैं? 7 साल मिले हुए हैं। और वीनस को कितने मिले हैं? 20 साल। तो इसका मतलब ये है, जब मैं वीनस का जो सब है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसको 120 साल में 20 साल मिले हैं, तो उसी प्रपोर्शन में हो जाएगा वो। तो ये मैथमेटिकली हम इसका साइज निकाल सकते हैं। तो सब लॉर्ड का साइज होता है, विषुवंतरी दशा में उस प्लैनेट को जितने साल मिले हैं 120 से डिवाइड करके 13 डिग्री 20 मिनट से उसे मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड की तरह। बहुत डिटेल में तो मैं कोर्स में बता पाऊंगा, इसमें मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ जिससे टाइम आज कम है, पर फिर भी आप लोग इसको समझ पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो 13 डिग्री 20 मिनट को मैं क्या करूंगा, मिनट में बदल दूंगा अपनी कैलकुलेशन इजी करने को। तो 13 को मैंने 60 से गुणा करा तो 780 आ गया, 20 जोड़ दिया, 800 मिनट हो गए। ओके, तो इसमें अब आप देख लो, ये टेबल बन के आ गई। केतु का साइज निकालने के लिए क्या करूंगा, केतु को कितने साल है, 120 साल में कितना साल मिलता है, 7 साल, डिवाइड बाई 120 इंटू 800। तो केतु के सबका साइज हो गया 46 मिनट 40 सेकेंड। ओके, और वीनस को कितना पीरियड मिलता है 120 साल में, 20, तो 20 बटे 120 गुणा 800, तो वीनस का सबसे बड़ा होता है 2 डिग्री का। ओके, और सारे सबका साइज जोड़ दो तो 13 डिग्री 20 मिनट आ गया। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। एक एग्जाम्पल यहाँ और लेके बता देता हूँ। देखो ये कृतिका का नक्षत्र है, कृतिका का लॉर्ड कौन होता है, सूर्य। तो इस कृतिका नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट है। इसके देखो मैंने 9 पार्ट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब क्या हुआ, तो कृतिका का पहले भाग का लॉर्ड कौन बनेगा आपके हिसाब से? सन, क्योंकि कृतिका के 9 पार्ट कर रहा हूं। तो जिस नक्षत्र के डिवीजन करते हैं पहले पार्ट की लॉर्डशिप उसी को मिलती है जो उस नक्षत्र का लॉर्ड है। कृतिका का लॉर्ड सन है, तो पहले डिवीजन का लॉर्ड सन हो गया। और जो आगे आने वाले 9 सब डिवीजन है वो किस क्रम में आएंगे, वो उस क्रम में आएंगे जिस क्रम में प्लैनेट विषुवंतरी दशा में आते हैं। तो सन के बाद मून की दशा होती है, तो दूसरे सब का लॉर्ड मून हो गया, तीसरे का मार्स हो गया, चौथे का राहु। सबको क्लियर है ये? ठीक है, ये और डिटेल में मैं बताऊंगा व्हेन वी विल बी डूइंग द कोर्स। ओके, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि सब लॉर्ड कैसे बनते हैं। ये 1 to 249 टेबल है, ये हमारी यूज होती है प्रश्न कुंडली के अंदर। ये तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कोर्स में, क्योंकि इतने कम टाइम में बताना संभव नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। कुछ नक्षत्र 2 राशियों में स्प्लिट हो जाते हैं, तो कुल मिला के 249 कॉम्बिनेशंस बनते हैं साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के। ये 249 नंबर सीड नंबर कहलाते हैं। तो इनका महत्व होता है प्रश्न कुंडली के अंदर। किसी जातक का नेटल चार्ट नहीं है, बर्थ डिटेल नहीं है, या कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रश्न कुंडली से ही देने चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है, कोई कहता है मेरा कैश चोरी हो गया, कोई बोले मेरी कान की बाली खो गई, कोई बोले कि मेरा मेड या मेरा सर्वेंट गायब है, अभी तक आया नहीं। ये सारी चीजें प्रश्न कुंडली से इनके उत्तर दिए जाते हैं। तो हम जातक से कहते हैं कि 1 से 249 तक कोई भी नंबर बोलो, वो कहता है 48, तो फिर 48 नंबर को, सीड नंबर को यूज करके हम प्रश्न कुंडली क्रिएट करते हैं और उस प्रश्न का हम उत्तर सटीक दे पाते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डूइंग द कोर्स। ओके, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 to 49 टेबल, ये मैंने आपको बताया। अभी मैं एक एग्जाम्पल चार्ट लेके चलता हूँ। ये जातक है, ये पैदा हुआ है 19 मार्च 1958 को रात के 2:05 पर शामली में। ओके, तो जब ये पैदा हुआ है उस टाइम की ये इसका केपी चार्ट है।
इस केपी चार्ट के अंदर आप देखोगे पूरे 12 कस्प दिए हुए हैं, इसको कहते हैं कस्पल पोजीशन। इस पे जो पहला आप क्या देख रहे हो, जहां पे मेरा ये कर्सर है, इसको आप क्या बोलोगे, पहला भाव। ओके, ये होता है दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा। कोई सा भी लगन उदित हो रहा हो कुंडली में, जो जहां पर ASC लिखा है, इसको हमेशा पहला भाव कहते हैं। कुंडली के अंदर हमेशा 12 भाव होते हैं। ये 12 के 12 भाव किसी भी नेटिव की जिंदगी में होने वाली हर तरह की घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे पहला भाव हमेशा बताता है हेल्थ और एज के बारे में। कोई पूछता है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो हम कहेंगे कि एज कैसी रहेगी, फिजिक कैसी है, कितना टॉल है, ये सब पहला भाव बताता है। फाइनेंस और फैमिली दूसरा भाव बताता है। सर ये भाव चार्ट और कस्प चार्ट एक ही हुआ ना, तो अलग अलग कोई कभी कस्प लिख के आता है, कभी भाव लिख के आता है, ऐसा क्यों? देखो कस्प, भाव, हाउस, घर, ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। सब अपने अपनी कन्वीनियंस से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो वैदिक वालों को आदत पड़ी होती है घर और भाव बोलने की। वो केपी पढ़ने के बाद ही भाव और घर ही बोलते हैं। जो लोग केपी में अपना कैरियर शुरू करते हैं वो इसी को कस्प बोलेंगे। कुछ लोग घर भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले लोग हाउस बोलते हैं। तो कस्प बोलूं, भाव बोलूं, घर बोलूं, हाउस बोलूं, एक ही चीज है। ओके, इट कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये हमेशा ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, भाव के बारे में बता रहे थे। भाव है। पहला घर, दूसरा दूसरा घर। फाइनेंस और फैमिली। कोई पूछता है जी मेरी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, दूसरा घर बताता है। तीसरा घर बताता है कम्युनिकेशन के बारे में, छोटे बहन भाइयों के बारे में, ट्रेवलिंग के बारे में। चौथा घर बताएगा हमेशा, चौथा घर बोलो, भाव बोलो, हाउस बोलो, कस्ब बोलो, ये बताएगा माता जी के बारे में, प्रॉपर्टी के, एजुकेशन के। केपी में चौथा घर एजुकेशन के बारे में बताता है, 12वीं तक की शिक्षा, और गाड़ी और वाहन के बारे में। पांचवा घर संतान के बारे में बताता है, शेयर बिजनेस के बारे में बताता है, और बहुत सारी चीजें क्रिएटिविटी के बारे में। छठा घर बीमारी के बारे में, कर्जे के बारे में, मुकदमेबाजी, मामा की साइड, मेडिसिन। सातवां घर बिजनेस के बारे में, शादी का घर है, ये मुख्य घर है। आठवां घर क्रोनिक डिजीज, असाध्य रोग, दुर्घटना के बारे में बताता है। सडन गेन और लॉस के बारे में बताता है। नवा घर फादर के बारे में बताता है, रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में बताता है, लॉन्ग ट्रेवलिंग। 10वां घर प्रोफेशन के बारे में बताता है। 11वां घर कुंडली का लाभ का स्थान है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का स्थान है। और 12वां घर कुंडली में हमेशा लॉस का, एक्सपेंडिचर का स्थान कहलाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा ये विदेश यात्रा का भी दिखाता है, जेल का भी दिखाता है, हॉस्टल का भी दिखाता है, अस्पताल का भी दिखाता है। तो अभी तक जो हमारी कुंडली देखी जाती थी वैदिक में ऐसे देखते थे। तो किसी ने पूछा कि भाई मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो कौन से भाव से देखूंगा, सातवें घर से। सातवें। वो कहता है जी मेरे संतान होगी या नहीं, तो कौन से भाव से देखूंगा, सातवें। वो कहता है जी मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, दूसरे घर से। वो कहेगा जी कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा, तो कौन से घर से देखोगे, चौथे घर से। तो ये तो हमारी ये चीज हो गई। पर इसके अंदर क्या होता है केपी के अंदर, जबकि पाराशर जी ने साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जैसे दूसरा घर है ये फैमिली ग्रोथ होता है, वंश वृद्धि के बारे में बताता है। जो वैदिक के लोग हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता रहा हूँ। दूसरा घर वंश वृद्धि का होता है, 7वां घर शादी का होता है, और 11वां घर इच्छा की पूर्ति के होता है। तो आप ये बताओ, अगर किसी की शादी के लिए इच्छा भी होनी चाहिए या बिना इच्छा के भी कोई शादी कर लेगा? आज की डेट में करण जौहर है, एकता कपूर है, ये आज शादी करना चाहें 2 मिनट में शादी करने वालों की लाइन लग जाएगी। ओके, पर उनकी इच्छा नहीं है शादी करने की, तो क्या वो शादी कर रहे हैं? नो सर।
और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि शादी करो वंश वृद्धि करनी है, घर के बूढ़े लोग कहते हैं शादी कर लो वंश वृद्धि करनी है, घर में पोता आना चाहिए। तो क्या हुआ, वंश वृद्धि भी शादी के लिए हेल्प करता है ना। Yes, sir. तो दूसरे तरीके से देखो, जब शादी करोगे तो वंश वृद्धि होगी ना होगी। Yes, sir. तो क्या हुआ, दूसरा घर भी इनडायरेक्ट भी शादी को सपोर्ट कर रहा है Yes, sir. और Seven. 11वां घर भी Seven. सपोर्ट कर रहा है। तो केपी के अंदर ये फर्क आ गया, इसमें ग्रुप ऑफ हाउसेस लेते हैं। तो जो हाउस उसको सपोर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग हाउस या सकारात्मक हाउस। तो शादी का मुख्य घर तो 7वां ही रहा, Yes. पर 7 इसको to सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से घर आ गए, दूसरा और दूसरा और 11वां। तो मैं कहूंगा कि भैया शादी के लिए कौन कौन से घर हैं, 2, 7, 11, जिसमें से 7वां तो प्राइमरी हाउस है और दूसरा घर और 11वां घर शादी के लिए सकारात्मक या पॉजिटिव हाउस है। इज दैट ओके? supporting houses. Yes. अब एक और चीज देखो, मैंने अभी क्या बोला कि 12वां घर हानि का भाव होता है, लॉस का भाव होता है। फलदीपिका में लिखा हुआ है 12वां घर किसी भी घर से 12वां घर होता है वो उस घर का लॉस होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेगेटिव होता है। हाँ, तो क्या हुआ, क्योंकि कुंडली में 12वां घर लॉस का और हानि का स्थान है, तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी सुनो, धीरे 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 नहीं। धीरे 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 सुनिए सर, धीरे धीरे मुझको बोलने दीजिए। तो 7वें घर से 12वां घर देखो, 7वें घर पे मेरा कर्सर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 7वें घर से 12वां घर छठा घर हुआ। छठा, हाँ जी, छठा। इसका मतलब छठा घर, क्योंकि 7वें घर से 12वां है तो ये 7वें घर का लॉस है, ये शादी का लॉस है। Yes, sir. ये शादी के लिए नेगेटिव है, इट इज डेट्रीमेंटल टू द मैरिज। ये शादी में रुकावट पैदा करेगा, शादी में मनचाही इच्छा पूर्ति नहीं होगी, शादी में शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होगा, शादी में मानसिक सुख प्राप्त नहीं होगा, शादी में सेपरेशन होगा, शादी के संबंधित सारी बाधाएं क्रिएट करेगा छठा घर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दूसरा घर वंश वृद्धि का है। अगर मैं 2 से 12 गिनूं तो 12वां घर कौन सा हो जाता है? First लगन. पहला घर। तो इसको याद करने का बड़ा सरल सा नियम है, जो भी घर है उससे पिछला वाला घर उसका लॉस है, ठीक है। तो 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, तो इच्छा पूर्ति से 12वां घर 10वां हो गया, तो मतलब उसकी शादी की इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो 10वां घर भी शादी के लिए नेगेटिव हो गया या निगेशन हो गया। इज दैट ओके? तो शादी के लिए कौन कौन से घर नकारात्मक हो गए? 1 6 10 1 6 10, बिल्कुल सही बोला। तो 2 ग्रुप बन गए मेरे, 2 7 11 शादी के सकारात्मक हाउस, 1 6 10 शादी के लिए नकारात्मक हाउस। तो कोई प्लानेट अगर 1 6 10 से लिंक हो रहा है तो वो शादी में बाधाएं पैदा कर रहा है, और कोई प्लानेट 2 7 11 है तो वो प्लानेट की शादी कराएगा, शादी का सुख देगा। वो प्लानेट कौन से हैं जो शादी का सुख देंगे 2 7 11 से? वो प्लानेट कौन से हैं जो शादी होने नहीं देंगे, और शादी हो गई 2 7 11 वाले प्लानेट ने शादी करा दी, उसके बाद 1 6 10 वाले प्लानेट की दशा आ गई, वो तलाक करा देंगे, डाइवोर्स करा देंगे। वो प्लानेट कौन से हैं? वो प्लानेट कहलाते हैं सिग्निफिकेटर। हर कुंडली के अंदर हर प्लानेट को रोल मिला होता है। केपी के अंदर कोई प्लानेट बुरा नहीं होता, कोई प्लानेट अच्छा नहीं होता, हर प्लानेट को जो रोल मिला है वो करेगा। एक कुंडली में हो सकता है मरकुरी को रोल मिला हो कि वो उसको संतान दे, उसको एजुकेशन दे, पर दूसरे की कुंडली में हो सकता है मरकुरी उसको शादी का निगेशन बन के आ जाए, तो उसको वो संतान में बाधा पैदा करेगा। तो एक कुंडली में मरकुरी संतान दे रहा है, दूसरी कुंडली में मरकुरी संतान रोक रहा है। एक कुंडली में हो सकता है जुपिटर शादी करा रहा हो 2 7 11 से लिंक होके, और किसी दूसरे की कुंडली में वो 1 6 10 से लिंक हो जा रहा हो तो वो शादी को रोकेगा। तो जुपिटर शादी का
नेचुरल प्लानेट होते हुए भी क्योंकि उसको रोल मिला है 1 6 10 का, तो वो तो शादी रोकेगा। अगर शनि को रोल मिला है प्रोफेशन का 2 1 6 10 का, तो वो उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। तो ना तो शनि बुरा है, ना मंगल बुरा है, ना बृहस्पति अच्छा है। क्या है, उनको जो रोल मिला है भैया वो तो वो रोल कर रहे हैं। अच्छा मिला है अच्छा कर रहे हैं, बुरा बुला है बुरा कर रहे हैं। क्यों अच्छा कर रहे हैं, क्यों बुरा कर रहे हैं? भैया जैसे कर्म करके आए थे वैसे रिजल्ट दे रहे हैं। पिछले जन्म में वाइफ को रुलाया था, परेशान करा था, शुक्र परेशान कर रहा है। पिछले जन्म में सम्मान नहीं किया माता पिता का, पिछले जन्म में दुर्व्यवहार किया माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, बृहस्पति परेशान कर रहा है। ठीक है, तो अपने कर्म के हिसाब से प्लानेट रिजल्ट दे रहे हैं, उसी के हिसाब से वो लिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन प्लानेट को पहचानते कैसे हैं, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेटर। ये तो हम आपको कब सिखाएंगे, जब कोर्स करेंगे। अब क्या हुआ, अब मैं आपको देखो बताता हूं और आप देखोगे कि आप कितनी जल्दी से इस चीज को समझोगे। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अब बताओ संतान के लिए कौन सा अगर प्राइमरी हाउस है? 5th, 5वां। तो सब संतान होती है, तो संतान तो सुनो जब संतान होगी तो उसमें भी तो वंश वृद्धि होती है जी। तो क्या हुआ, संतान के लिए भी दूसरा घर हमारा क्या हो गया, सपोर्टिंग हाउस। हाँ जी। और संतान भी तो जब ही होगी, संतान भी जब इच्छा पूर्ति होती है। आजकल आप देखोगे लोग शादी करते हैं, कहते हैं अभी हम कैरियर बना रहे हैं, 2 साल बाद संतान होगी। ओके, तो उसके लिए भी इच्छा की पूर्ति चाहिए। तो 2 और 11 संतान के लिए सकारात्मक हाउस है, 5वां घर संतान के लिए प्राइमरी हाउस है। अब संतान के लिए नकारात्मक हाउस कौन सा हो गया? 1 4 10। नहीं, 5वें घर के लिए बताओ, पूरा मत बताओ। 5वें घर के लिए नकारात्मक कौन है? 4। यस, वंश वृद्धि के लिए 1 है ही नकारात्मक, और 11 के लिए 10 है। तो संतान के लिए सकारात्मक हाउस कौन कौन से बन गए? 5 2 11। और उसका विरोध कौन कर रहा है? नकारात्मक कौन होगा? 4 1 10। तो इसका मतलब क्या है, अब आप इस चीज को समझो। अगर संतान का घर, संतान का सब लॉर्ड, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर संतान का जो घर का जो सब लॉर्ड है, इसको कैसे दिखते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसका जो सब लॉर्ड है वो अगर 2 5 11 में बैठा है, या इन घरों का मालिक है, या 5वें घर के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 2 5 11 घर में बैठा है, या इन घर का लॉर्ड है, तो उसकी संतान होगी। ओके, पर अगर 5वें घर का सब लॉर्ड 1 4 10 में बैठा है, या 1 4 10 का लॉर्ड है, या उसका नक्षत्र लॉर्ड 1 4 10 में बैठा है, या 1 4 10 का लॉर्ड है, तो संतान होगी या नहीं होगी? तो संतान नहीं होगी। तो इसको देखने का, इसको देखो कैसे देखें। अब आप ये देखो, ये वाली टेबल देखिए, हार्मोनियस एंड डिट्रीमेंटल हाउस, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। तो अभी आपने आप क्या देखा, आपने देखा कि मैरिज के लिए हार्मोनियस हाउस आपने देखे 2 7 11, ठीक है, और डिट्रीमेंटल कौन से थे? 1 6 10, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए क्या थे? 2 5 11, और नकारात्मक कौन से हैं? 1 4 10। इसी तरीके से आप देखो फॉरेन ट्रेवल, कोई पूछता है कि मैं फॉरेन, हाँ जी बोलिए सर। एक सवाल था, अभी आपने कहा 5th हाउस का सब लॉर्ड अगर 2 5 11 का सिग्निफिकेटर है तो चाइल्ड बर्थ दिखाता है। yes, लेकिन अगर उसका सब लॉर्ड 2 5 11 दिखा रहा है, लेकिन सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 1 4 10 दिखा रहा है, तो ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे में संतान होगी, वो मैं बताऊंगा। संतान होगी, संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा, संतान से मतभेद रहेंगे, या संतान दूर रहेगी, या संतान रेस्पेक्ट नहीं करेगी, सुख नहीं प्राप्त होगा, संतान तो होगी। ओके, अच्छा, पर सर अगर जैसे संतान कब होगी तो उसमें महादशा तो, को हमने देखते हैं। उसमें तो दशा आती है, देखो वो तो बहुत लंबी चीज है, वो दशाओं के द्वारा देखते हैं। सर इसमें, हाँ, तो अगर दशा में कोई का सवाल आ गया कि मेरे
संतान कब होगी। हाँ। तो हमने दशा में देखा कि 2 5 11 मिल रहा है, Yes. लेकिन साथ ही साथ में 1 4 10 भी मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? देखो फिर उसमें कुछ रेमेडी करनी पड़ती है, वो बाधा पैदा करते हैं। ओके, तो ऐसे प्लैनेट को छांटते हैं जो कि 1 4 10 जो नहीं दे रहा हो। ओके, तो आपके क्वेश्चन है वो ठीक है, पर उसको देखने के तरीके होते हैं। तो ऐसी 2 5 11 में संतान होगी, क्योंकि और भी तो प्लैनेट होंगे जो कि 2 5 11 दे रहे होंगे। तो ऐसा प्लैनेट चूज करो, फिल्टर करो। रूलिंग प्लैनेट की मदद से भी यूज करते हैं, जो कि 1 4 10 से लिंक ना हो रहा हो। ओके, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं। फॉरेन ट्रेवल देखो। हेलो। हाँ, अभी क्वेश्चन में बाद में लूंगा, अभी मुझे पहले थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए। फॉरेन ट्रेवल के लिए कौन सा घर प्राइमरी घर होता है? 12वां घर। 12वें घर से विदेश की यात्रा करते हैं, तो प्राइमरी घर हो गया। पर जब आप विदेश यात्रा करोगे तो लॉन्ग ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी ना, तो लॉन्ग ट्रेवलिंग के लिए कौन सा घर होता है? 9वां घर। 9th हाउस इज फॉर लॉन्ग ट्रेवलिंग। ओके, और जब विदेश जाओगे तो घर से दूर जाना पड़ेगा, तो घर जो है चौथे घर से देखते हैं। जो चौथे घर का 12वां घर हुआ तीसरा, तो तीसरा घर जो है घर तीसरे हाउस का मतलब क्या हुआ? उसने अपने नेटिव प्लेस से दूर कर दिया। तो क्या हुआ? तीसरा घर भी, क्योंकि वो अपने घर से दूर हो रहा है, तो इनडायरेक्टली विदेश के लिए इंडिकेट कर रहा है। और 12वां प्राइमरी हाउस है और 9वां लॉन्ग ट्रेवलिंग। तो 3 9 12 लॉन्ग विदेश जाने के लिए पॉजिटिव हाउस है। और 3 से 12वां 2, 9 से 12वां 8, क्योंकि 9 का लॉस हो गया 8, तीसरे का लॉस हो गया 2, और विदेश का लॉस हो गया 12वें से 12वां 11वां। तो 2 8 11 विदेश जाने के लिए डिट्रीमेंटल है। इतनी चीजें आपको पता लग गई। अब हमको ये पता करना है कि कोई भी नेटिव इसके संतान होगी या नहीं होगी, शादी होगी नहीं होगी, ये विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम कैसे देखेंगे इसको? देखने के लिए हम क्या करेंगे? सर यहाँ एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, अभी ये मेरा ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? सर ये एजुकेशन में सर 10 नहीं आया डेट्रीमेंटल में, 11 का डेट्रीमेंटल 10 नहीं होगा। प्रोफेशन की बात करेंगे तो डेट्रीमेंटल नहीं मानते, पर अगर हम संतान की और शादी की बात करते हैं तो 11वें का 12वां 10 हो जाता है। और ये जनरल रूल है, ये उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से भी लिया जाता है। ओके, ठीक है सर, ठीक। बहुत सी चीज है, जैसे 11वें का अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे, मनी अर्निंग की बात करेंगे, तो 11वां घर लाभ का है और 10वां घर क्योंकि प्रोफेशन का है। तो जब तक प्रोफेशन नहीं, तो 11वें के केस में 12वां 10वां घर है, पर क्योंकि प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये रूल नहीं लगता। ओके, तो कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। अब ये जहां तक है, इसकी कुंडली आपको दिख रही है सबको? मैं एग्जाम्पल चार्ट देख रही है ना? ओके। नो सर, अभी तो हार्मोनियस डेट्रीमेंटल हाउसेस हैं सामने। ठीक है, ठीक है, अभी तक नहीं बता रही, कुंडली नहीं आई। ठीक है, ठीक है, मैं उसको शेयर करता हूँ अभी। अब आया क्या? अब भाई जी सर, जी आ गया, आ गई। अच्छा, मैं अभी एक एग्जाम्पल चार्ट खोल रहा हूँ। एक मैं बताऊंगा, फिर आप देखोगे। जो चीज आप अब 1 घंटे के सेशन के बाद कर रहे हो, मेरे इस सेशन में कोई है जिसने वैदिक करा हुआ है? जी सर। यस सर। मैंने करा हुआ है सर। यस। अपना नाम बताइए जरा, नाम बताइए। अनीता जैन। अनीता जी, आपको पता है कि हमको अगर प्रेडिक्शन करनी है कि संतान होगी या नहीं, शादी होगी या नहीं होगी, विदेश जाओगे या नहीं, इसको बताने के लिए हमें कितने साल पढ़ना पड़ता है? मुझे बताओगे? जी सर, काफी तकलीफ होती है। कम से कम 5 6 साल तो पढ़ना पड़ेगा। 10 साल से पढ़ाई कर रही हूँ सर, 10 साल हो गए। तो वो 10 साल हो गए, पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता ना 10 साल के बाद। आप किसी को कह सकती हो कि तुम्हारी शादी होगी या नहीं, एकदम डंके की चोट पे नहीं कह पाती हूँ। संतान होगी या नहीं तभी कह पाती, जब भी कह पाओगे। पर अब आप 1 घंटे के बाद इस चीज को कॉन्फिडेंटली कह पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ।
थैंक यू सर, अभी। थैंक यू वेरी मच। और आपको तो वैदिक आती है, जिन लोगों को ऐसा कोई है जिसे वैदिक बिल्कुल नहीं आती? आप भी है। श्यामलाल जी आपको नहीं आती? नहीं सर। श्यामलाल जी आपको वैदिक नहीं आती? आप कितनी देर से मेरे साथ हो? मैं तो अभी आधे घंटे पौने घंटे से लगा लो। अभी आप आधे घंटे के अंदर बताओगे कि इसके संतान होगी या नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। जो चीज 6 साल में नहीं बताई जाती वो आप अभी बताओगे मेरे इस 1 घंटे के सेशन के बाद। तो जब आप 18 सेशन करोगे 2 घंटे के, तो आपकी नॉलेज कहाँ जाएगी आप इमेजिन कर सकते हो। और इसके लिए मैं अपने को अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि केपी एस्ट्रोलॉजी कितनी पावरफुल, कितनी एक्यूरेट और एक मेथोडोलॉजी से निकल के आई है, तो कितनी पावरफुल है। ओके, राइट राइट। देखो ये वही चार्ट मैंने खोला जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था। आप ऊपर देख सकते हो 19 मार्च 1958 शामली। ओके, यही चार्ट मैंने आपको दिखाया था। ये चार्ट आप सबको दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। यस सर, दिख रहा है। अब मैं आपको एक नियम बताता हूँ, वही नियम लगेगा। कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रश्न कौन से प्राइमरी हाउस से संबंधित है। ठीक है। दूसरा नियम, उस प्राइमरी हाउस का हम सब लॉट चेक करेंगे। उस प्राइमरी हाउस का सब लॉट चेक करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। फिर हम ये देखेंगे कि जो प्राइमरी हाउस का जो सब लॉर्ड है, मतलब जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न से संबंधित प्राइमरी हाउस। जैसे कि अगर मैं शादी की बात कर रहा हूं तो शादी से संबंधित प्राइमरी हाउस 7वां हुआ, तो 7वें घर का सब लॉर्ड कौन है, मैं ये चेक करूंगा। फिर मैं ये चेक करूंगा कि जैसे शादी का ये एग्जाम्पल है, तो 7वें घर का सब लॉर्ड 2, 7, 11 को सिग्निफाई कर रहा है, तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट मैं कह दूंगा भैया शादी होगी। अगर उसका सब लॉर्ड 1, 6, 10 को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि शादी के लिए नकारात्मक हाउस है, मैं कह दूंगा भाई शादी नहीं होगी, कितना भी जोर लगा लो। और अगर उसमें मिक्स नंबर आ रहे हैं, जैसे अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि नक्षत्र लॉर्ड तो उसका 1, 4, 10 दिखा रहा है और सब लॉर्ड 2, 5, 11, तो इसी तरीके से अगर मिक्स नंबर आ रहे हैं, 7th का सब लॉर्ड 2, 7, 11 भी दे रहा है और 1, 6, 10 में से भी कोई नंबर दे रहा है, तो यू विल बी इन डायलेमा कि शादी होगी या नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर है शादी तो होगी, पर शादी का सुख नहीं प्राप्त होगा। और उसमें 6 आ रहा है खास तौर से प्रीडोमिनेंटली लेवल 1 पे, तो उसका डाइवोर्स होगा। ओके, पर ऐसा नहीं है कि नकारात्मक हाउस होते ही उसकी शादी नकारात्मक हो गई। इसका मतलब ये है कि जब शादी के बाद नकारात्मक हाउसेस के सिग्निफिकेटर की दशा अंतर्दशा चलेगी, उस पीरियड में उसकी शादी का जो पीरियड है वो खराब रहेगा, या उस पीरियड में उसका डाइवोर्स होगा। ओके, इस तरीके से चीजों को देखा जाता है। तो अभी मैं एग्जाम्पल ये लेके चलता हूँ। अब कोई कहता है मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो कौन से भाव से संबंधित प्रश्न है ये? 7वें से। एवरीबडी एग्रीज? एवरीबडी एग्रीज? यस सर। तो मैं कस्पल पोजीशन पे गया, तो आप देख रहे हो 12 के 12 कस्प लिए हुए हैं, तो मुझे कौन से कस्प से मतलब है अभी? 7वां कस्प ये है कर्सर। तो 7वें कस्प का साइन लिखा हुआ है जेमिनी, मतलब मिथुन राशि पड़ रही है कस्प 7 में। ये कस्प की डिग्री है, मतलब 7वां कस्प 14 डिग्री से शुरू हो रहा है। 7वें कस्प की ऊपर देखो राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, SL का मतलब है सब लॉर्ड और SSL का मतलब है सब लॉर्ड। मुझे अभी सिर्फ सब लॉर्ड से मतलब है इस टाइम। तो मैं क्या करूंगा, 7वें हाउस का सब लॉर्ड क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मर्क्यूरी। सब लोग देख पा रहे हो? मेरा कर्सर देख रहे हो सब लोग? हाँ देख रहे।
तो कौन है इसका सब लॉर्ड? मरकरी है। मरकरी। तो मरकरी के सिग्निफिकेटर सॉफ्टवेयर में बने बनाए आ जाते हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि मरकरी कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है। फिर आप मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड देखोगे, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड भी मरकरी है। फिर देखोगे कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, चारों को मिला के नंबर बनते हैं। पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, व्यू में जाओगे, केपी सिग्निफिकेटर दबाओगे और इसमें कौन से प्लैनेट को देखोगे, सब लॉर्ड कौन है 7वें घर का? मर्क्यूरी। मरकरी। तो मरकरी पे मैं आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ABCD लिखा हुआ है, ये ना उसकी स्ट्रेंथ है। तो मतलब मरकरी के आगे ए में क्या लिखा है? 3। तो 3 तो ना तो 2, 7, 11 में, ना 1, 6, 10 में, तो इससे मेरा कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल। ओके, उसके बाद फिर 3 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ जी। तो 7 का क्या मतलब है? कौन से हाउस को सिग्निफाई कर दिया मरकरी ने? 7। तो मतलब सकारात्मक हाउस में से एक हाउस 2, 7, 11 में से 7 आ गया। तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि इसकी शादी होगी, आंख बंद करके। ओके, और उसके बाद अभी आगे भी चलेंगे। लेवल डी पे भी 7 आ रहा है, देख सकते हो आप, देख सकते हो? हाँ जी सर, देख। तो हम इस पे क्या प्रेडिक्शन करेंगे? शादी होगी। शादी होगी, बिल्कुल कह देंगे ना बड़े आराम से, बिल्कुल आराम से, है ना? अभी मैं एक चार्ट और लेके दिखाऊंगा सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये जो आप ये बता रहे हैं महादशा और अंतरदशा के हिसाब से भी देखा जाएगा प्लेनेट की, उनके भी नक्षत्र लॉर्ड देखे जाएंगे? देखो स्मिता जी, अभी तो हमने ये बताया है कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी। ओके, प्रॉमिस बताया, प्रॉमिस है, प्रॉमिस मिला है। अभी हमने सिर्फ ये बताया कि प्रॉमिस है, शादी होगी। अब शादी कब होगी? इसकी शादी जब होगी जब उसकी दशा भुक्ति और अंतरा चलेगी, और वो दशा भुक्ति अंतरा वाले जो प्लैनेट हैं वो 2, 7, 11 को सिग्निफाई कर रहे हैं, तीनों मिलके। उस पीरियड में उसकी दशा होगी। तो आप क्या करोगी, आप उसकी देखोगे आगे कौन कौन सी दशा चल रही है। आप उसकी करंट दशा का लॉर्ड देखोगी। मान लो उसकी मरकरी की दशा चल रही है, देखो मरकरी कहीं 2, 7, 11 दे रहा है। फिर आप उसकी भुक्ति देखो, भुक्ति कहीं पे दे रहा है 2, 7, 11। जब 2, 7, 11 की को-ज्वाइनिंग पीरियड की DBA चलेगी, उस पीरियड में उसकी शादी होगी। तो वो क्या होगा? टाइमिंग ऑफ इवेंट। अब आपको ये बताना है कि भाई इसकी इस महीने होगी और इस दिन होगी। फिर आपको गोचर भी लगाना पड़ेगा, कहते हैं ट्रांजिट। तो इतनी सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ये प्रोसेस है करने का। तो वो आप समझे ना? ओके। अब आप इसमें समझो इसी जातक को। सर 1 मिनट, यहाँ पे सर ये भाव चार्ट में सर ये कन्या राशि कहीं नहीं आ रही। देखो ये भी मैं समझाऊंगा। इसमें कुछ राशियां मिस हो जाती हैं और कई बार एक ही राशि को मल्टीपल हाउसेस की ओनरशिप मिलती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं कोर्स में समझाऊंगा। इसका भी एक लॉजिक होता है। कभी 1 घंटे के सेशन में मैं वो टेक्निकल नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल ज्ञान देने की जगह मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इससे प्रेडिक्शन करनी कितनी आसान है। ओके सर। देखो पढ़ने के लिए तो वैदिक में इतना है, सारी उम्र पढ़ते रहो, सारी उम्र पढ़ लो, प्रेडिक्शन नहीं होगी। मात कहाँ पे खा रहे हो? प्रेडिक्शन में। तो मेरा काम आपको प्रेडिक्शन में उसके टाइमिंग में पारंगत करना है। रूल तो सारे मैं बताऊंगा ही जब कोर्स होगा। ओके सर, एक चीज पूछनी थी सर इसके अंदर। अभी क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, अभी आप होल्ड कर लीजिए 2 मिनट, ठीक है सर। अभी इसी जातक के संतान होगी या नहीं होगी, मुझे कोई ये बताए। अभी कौन था मेरे साथ 1 घंटे से जो कह रहे थे? हाँ श्यामलाल जी आपको पता है संतान कौन से घर से देखते हैं? संतान फिफ्थ से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो श्यामलाल जी फिर मैं 5वें घर का सब लॉर्ड नोट करूँ ना? सर चंद्रमा है, सर चंद्रमा है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ श्यामलाल जी बताएं कि इसके संतान होगी या नहीं, जो कि आधे घंटे से मेरे साथ है। बाकी लोग तो 5-5 साल से करे हुए हैं। तो श्यामलाल जी कौन है इसका सब लॉर्ड? मून है। अब मैं मून के सिग्निफिकेटर चेक करूँ ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो अब मैंने आ गया केपी के सिग्निफिकेटर चेक करे, मून है। मून के आगे 10 लिखा है। 10 संतान के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक?
2 7 11 नकारात्मक है सर। 10 नकारात्मक है ना, ठीक है। तो इस हाँ चीज जी, को अपने हाँ इस जी, चीज इस चीज को भी अपने दिमाग में रख लो। फिर दूसरा हाँ जी, नंबर रखते आया, हैं। फिर आगे आया 2 सकारात्मक है, नकारात्मक 2 सकारात्मक है जी। ठीक है। उसके बाद हाँ जी। 8 आ रहा है, ओके। तो अब आप देखो 8 दो नहीं है। तरह के नंबर आ गए श्यामलाल जी। हाँ एक जी। नकारात्मक आ हाँ। गया लेवल 1 पे, और हाँ जी। सकारात्मक आ गया लेवल 2 पे। तो इसका 2 क्या पे, मतलब हाँ जी। निकालना चाहिए? इनका मतलब मिक्स रिजल्ट हैगा भी, औलाद तो होगी हाँ बट हाँ, उसमें सुख नहीं मिलेगा या कोई और प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही। देखो ये ब्यूटी है केपी की। इन्होंने जो बात बताई हाँ है जी। बिल्कुल सटीक बताई है। और कितनी देर में बताई है? आधे घंटे में। इस नेटिव को मैं जानता हूँ, ये क्लास 1 ऑफिसर है, बहुत सीनियर पोस्ट का। इसका एक लड़का भी है, लड़का भी बहुत ठीक है। क्वालिफाइड है। पर लड़का जो है, अच्छा। लड़का है पर लड़का कभी साथ नहीं रहा, तो ठीक है। सुख प्राप्त नहीं हुआ ना। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। भाई 10वीं के बाद बाहर चला गया, फिर बाहर ही है, कभी आया हाँ नहीं, जी। ओके। तो क्या हो गया? क्या हो गया? 10 हाँ है जी। तो सेपरेशन रहा ना, हाँ जी। और 2 से है तो संतान हुई। तो आपने हाँ 2 जी। चीज देख के कितने सारी चीजें बता दी। हाँ जी। और हाँ जी। अब ठीक मुझे है कोई सर। बताए जो वैदिक वाला इस चीज को बताने के लिए कि संतान होगी और संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा, कितने साल की तपस्या चाहिए? 10-20 साल की। ठीक है सर। ठीक है। तो राइट सर, राइट। ये इसकी खूबी है केपी की, बहुत सारी चीजें बता सकती है। और भी मैं बहुत सारी कुंडली देख सकता हूँ। आप एक लाइन देख के दुनिया भर की चीज बता दोगे। जैसे ये कुंडली मैं खोलता हूँ, देखता हूँ अगर खुल गई तो। सर ये पेड सॉफ्टवेयर है? हाँ ये पेड है। 1 सेकंड दो, बस एक चार्ट खोलूंगा, मैं बताऊंगा। देखो कितना आप देख सकते हो, बहुत कुछ इसमें। सर सेकंड चाइल्ड भी 5th हाउस से देखेंगे या 7th हाउस से? सेकंड चाइल्ड 7th हाउस से देखेंगे। तो सर वहाँ पे 2 7 11 को देखा जाएगा ना? वहां पे भी देखेंगे 2 7 11 ही। बिल्कुल सही बोला। तो 1 सेकंड मुझे जरूर, जरा ये है इसका जुपिटर। 1 सेकंड। अब आप ये कुंडली देखिए, ये कुंडली है। ये कितनी एज हो गई? 93, 27-28 साल है। देखो इसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं होके दे रही है, ओके। तो आप देख सकते हो इसका 7वें घर का लॉर्ड कौन है? 7वें घर का जुपिटर है, ओके। और जुपिटर है। जुपिटर का आप सिग्निफिकेटर देखो क्या दे रहा है? 1 6 5 9 और 10। 9 10 कहीं 2 7 11 आ नहीं रहा है। इसके घर वालों के कितने फोन आते हैं, उनको शादी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और आप एक और मैं दिखाता हूँ। तो अब आप समझ रहे हो ना? प्रॉमिस ही नहीं है इनकी कुंडली में, प्रॉमिस नहीं है शादी। हाँ प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। पर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, देखो हर सॉफ्टवेयर के भी एक लिमिटेशन होते हैं। इसमें आप देख रहे हो 4 लेवल तक दिखाए हुए हैं, ABCD, ओके। मैं आपको दिखाऊंगा E और F लेवल 5 और लेवल 6 पे भी देखना होता है कि वो प्लैनेट कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है और कौन से प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ रही है, उसके भी रिजल्ट आते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लोग केपी में दृष्टि फिर कैसे लेते हैं? केपी के अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट लिया जाता है। तो उसको देखने का एक अलग तरीका, जैसे आप देख रहे हो ना ये एस्पेक्ट, ये वेस्टर्न एस्पेक्ट है। इसमें डिग्री वाइज देखते हैं कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये वेस्टर्न एस्पेक्ट भी मैं पूरी आपको सिखाऊंगा, ओके। तो ये केपी के बारे में था। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सर इसमें केवल जो आपने बता रहे हैं कस्पल सब लॉर्ड को देखेंगे सर, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी देखना पड़ता है या सब लॉर्ड से काम चल जाता है?
नक्षत्र लॉट भी देखना होता है। ये जो नंबर आते हैं ना लगे हुए, जो आपने देखे हैं ABCD, उस पे सब लॉट और नक्षत्र लॉट दोनों के नंबर जुड़ के आते हैं। ये सब अच्छा, ये सब आपको मेरा PPT चार्ट दिख रहा है? नहीं सर, तो स्क्रीन आ रही है सर, ये ठीक है, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आ रही है। ठीक है।